हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है ना एग्जाम से पहले प्रत्येक वर्ष अपना एक मॉडल पेपर लॉन्च करते हैं। तो उसी मॉडल पेपर के आधार पर यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड का एक ऑफिशियल मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर होता है ना, इससे 100% बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जितने भी मॉडल पेपर यहाँ पे बिहार बोर्ड पब्लिश किया था ना, तो उसी के आधार पर यहाँ पे सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को देखेंगे। और दोस्तों ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप चाहते कि साइंस में एक भी प्रश्न ना छूटे, अगर आप चाहते कि 80 में 80 आए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को जो है ना क्लियरली समझते हुए जाना है और अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये विज्ञान यानी कि साइंस का पहला मॉडल पेपर है। इससे पहले हम लोग जो है ना सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का मॉडल पेपर को बता चुके हैं बिहार बोर्ड का। अगर आप नहीं देखिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए तो वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, आप लोग जो है ना वेबसाइट पे जाके टेस्ट को दे दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को आप क्या कीजिए, मतलब सेव कीजिए, अब उसके बाद आप हेलो कीजिए, आपको जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप ना हो तो कैसा परिवर्तन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका नियमित या फिर अनियमित या फिर विसरित या फिर कि परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना समरूप नहीं हो तो कैसा परिवर्तन होगा, तो मतलब जो है ना विसरित परिवर्तन होगा। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है कि नहीं होता, वही आपको बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़े तो इसका आंसर जो है ना वो इजीली बता सकते हैं। जो विसरित परावर्तन होता है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन होता है कि नहीं होता है, तो फ्रेंड होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरा नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बताना है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा जो समतल दर्पण होते हैं ना, इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में। और दोस्तों जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना, उसे हम लोग पर्दे पर उतारा नहीं जा सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, इसे हम लोग पर्दे पर इजिली प्राप्त कर सकते हैं, उतार सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नेत्र के, यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जरा दृष्टि दोष को या फिर दूर दृष्टि दोष को या फिर निकट दृष्टि दोष को या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दृष्टि वैषम्य को। तो फ्रेंड, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि आंख व्यवहार होता है। तो फ्रेंड, हमारे आंख में जो ना उत्तल लेंस की तरह व्यवहार होता है, यानी कि हमारे आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। और दोस्तों जो हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है ना, कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कराए कि कैमरे, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया या फिर लेंस या फिर पुतली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आइरिस। तो फ्रेंड, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को जो कंट्रोल करता है ना, कौन करता है, लेंस करता है, ठीक है। और दोस्तों हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है, आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। सेल जो सर्किट होते हैं,
सेल सर्किट को एनर्जी प्रदान करता है। प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विद्युत वाहक बल का ऐसे मात्रक क्या होता है, जिस तरह विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, उसी प्रकार विद्युत वाहक बल का भी ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है। क्योंकि विद्युत वाहक बल एक प्रकार का क्या होता है, विभवांतर होता है, इसलिए विद्युत वाहक बल का भी ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट को भी के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए यहाँ पे उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं, तो ये विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती हुई आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड कार्बन की जो प्रतिरोधकता की जो कोटि होती है ना 10⁻⁴ होती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या कराए कि 2 ओम है और 3 ओम है, दोनों प्रतिरोधों को क्या करता है, संयोजन करता है, यानी कि जोड़ता है। तो इससे प्राप्त होने वाला जो प्रतिरोध होगा ना क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ते हैं दोस्तों, दोनों प्रतिरोधों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, यानी कि 2 ओम प्लस 3 ओम। यहाँ पे कितना ओम प्राप्त हो जाएगा, 5 ओम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे संयोजन क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग किस प्रकार जोड़ते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/r, यानी कि यहाँ पे 1 के 1 सब हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त होगा, 1/r बराबर यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 6 3 का 3 यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, 5/6। और दोस्तों यहाँ पे आर का मान कितना प्राप्त हो गया, 6/5 हो गया, जो कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे 5 ओम हो जाएगा और एक तो यहाँ पे 6/5 ओम हो जाएगा। जब हम लोग इसको हम लोग क्या किए कि समांतर क्रम में जोड़े तो 5 ओम, और जब इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े तो यहाँ पे 6/5 ओम प्राप्त हो गया। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न रामबाण प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्यूमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बतला सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मैक्सवेल के दक्षिणहस्त नियम से, या फिर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से, या फिर फ्लेमिंग के दक्षिणहस्त नियम से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो फ्रेंड किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्यूमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगने वाला जो बल की दिशा जो होती है ना, किस नियम से बतलाता है, तो मैक्सवेल के दक्षिण नियम मतलब मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से बतला सकते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा फ्रेंड। प्रश्न ये है कि विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना, जो पावर होता है उसको बढ़ाने का जो इजी उपाय होता है, इजी मेथड क्या होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ए ऑप्शन में दिया हुआ है नाल चुंबक को प्रबल रखना, और ऑप्शन बी आर्मेचर में लपटों की संख्या बढ़ाना या फिर बड़ी धारा प्रवाहित करना, और ऑप्शन डी में आपका दिया तीनों उपाय एक साथ करना। तो फ्रेंड यहाँ पे तीनों उपाय एक साथ जब आप कीजिएगा ना, तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना उसका पावर को इजीली हम लोग बढ़ा सकते हैं। तीनों उपाय आपको करना होगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का दिशा होता है ना, किस नियम से बतलाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 12, यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से, ठीक है। यानी कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से बतलाई जा सकती है इलेक्ट्रिक करंट की धारा। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड ताप शक्ति विद्युत संयंत्र होता है, जो आर्मेचर उसको घूरता है यानी कि घूर्णन कराता है, घुमाता है, तो इस घुमाने का कार्य जो करता है ना, कौन करता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आपका दिया वाष्प और संपीड़ित गर्म हवा, यानी कि ये दोनों काम करता है दोस्तों घुमाने का। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रतिक्रिया H2 + Cl2 टेंड्स टू HCl है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि दो या दो से अधिक छोटे अणु मिलकर एकल प्रोडक्ट बनाता है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है और यहाँ पे क्या बनाता है, मतलब HCl एक तरह का एसिड होता है, इसका निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब दो या दो से अधिक छोटे अणु मिलकर के एकल प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मतलब संयोजन प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को जो विस्थापित यानी कि जो लोहा को हटाता है ना, कौन सा एलिमेंट हटाता है, तो जिंक एलिमेंट हटा देता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो फ्रेंड कैल्शियम कार्बोनेट को क्या क्या कहा जाता है, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, इसे हम लोग चौक कहते हैं या फिर चूना पत्थर कहते हैं, और इनके साथ साथ संगमरमर कहते हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का ये तीनों नाम होते हैं, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, ये इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड अपच का उपचार करने के लिए जो औषधि का जो उपयोग किया जाता है ना, एंटासिड इसका उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इससे हमको ये पता चलेगा कि आप जो है ना तैयारी आपकी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है और आप जो है ना डेली टेस्ट देते हैं वेबसाइट में। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना क्षारक यानी कि बेस है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए में आपको Z10 यानी कि जिंक ऑक्साइड, यह एक तरह का क्या क्षारक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे बिहार बोर्ड का जो है ना, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। दोस्तों प्रश्न एक रहा है कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड अगर आपका परिवार में कोई भी सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण क्या हुआ कि उसका एसिडिक हो गया, ठीक है, मतलब अम्लता से पीड़ित है, तो आप जो है ना उसका क्या सुझाव करेंगे, नींबू का रस देंगे या फिर सिरका उसको यहाँ पे आप उसको सिरका देंगे या फिर बेकिंग सोडा का विलेन देंगे या फिर धोवन सोडा का विलेन देंगे। तो फ्रेंड उसे जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि बेकिंग सोडा का विलेन देंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अपमार्जक या फिर साबुन, और ऑप्शन सी प्लास्टिक, और ऑप्शन डी है रबर। तो फ्रेंड उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि ललन टॉप प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो हेमेटाइट होते हैं ना, ये किस धातु का अयस्क होते हैं वही आपको बता देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा हेमेटाइट जो अयस्क होते हैं किसका होते हैं, सोडियम का होते हैं या फिर कैल्शियम का होते हैं, और प्लेटिनम का या फिर जर्मनियम का। ठीक है, तो फ्रेंड हेमेटाइट जो अयस्क होते हैं ना, किसका अयस्क होते हैं, आपका मतलब यहाँ पे देखिएगा डी में दिया हुआ जर्मनियम का, इसका अयस्क होते हैं। ठीक है, अब चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि यहाँ पे जो है आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको क्लियरली बता सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या करा है कि धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। तो यहाँ पे जितने भी मेटल होते हैं ना उसको जोड़ने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको इथेन का या फिर मीथेन का या फिर इथाइन का या फिर आपका इथिलीन का, ठीक है। तो फ्रेंड धातु को जोड़ने के लिए जो है ना इथाइन का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये एक तरह का गैस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि उपधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे उपधातु बताना है। तो यहाँ पे जो उपधातु होगा ना कौन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। देखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी में यहाँ पे एफी तो उपधातु नहीं है, ऑरम भी नहीं है, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ अर्जेंटम, ठीक है, और ऑप्शन सी में आपको दिया प्लेटिनम। तो यहाँ पे उपधातु कौन होगा, तो प्लेटिनम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इनके अलावा यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे जो है ना ऑरम है और अर्जेंटम है, प्लेटिनम है और यहाँ पे फेरम है, और भी एक उपधातु होता है जैसे कि आपका जर्मनियम, ये भी एक तरह का क्या होता है उपधातु होता है, जिसका संकेत क्या होता है दोस्तों कैपिटल जी स्मॉल ई होता है, ठीक है, जिसे हम लोग जर्मनियम के नाम से जानते हैं। और प्लेटिनम भी एक तरह का उपधातु है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे प्रश्न यह है कि ओलेक, यहाँ पे आपको बताना है कि ओलेक सिट्रिएट के पामिटिम अम्ल है, यानी कि एक तरह का एसिड है। इसका यहाँ पे जो है ना किसका अम्ल होता है ये आपको बताना है। एक तरह का न्यूक्लिक अम्ल है या फिर एमिनो अम्ल है या फिर वसीय अम्ल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये जो तीनों अम्ल होते हैं ना वसीय अम्ल होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो मीथेन है ना किसका उदाहरण वही आपको बताना है। तो ये जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर के पर आधारित यहाँ पे सभी क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। प्रश्न ये करा है कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध होते हुए आपको बताना है, ठीक है। तो इथेन का आणविक सूत्र क्या होते हैं, C2H6 होते हैं। तो इसमें जो आणविक सूत्र होते हैं ना दोस्तों कितने होते हैं, 7 सह संयोजक आबंध होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि टाइलिन परिवर्तित करता है, ठीक है। तो फ्रेंड टाइलिन जो परिवर्तित करता है ना, मतलब कि किसको परिवर्तित करता है, किसमें करता है, मंडको शर्करा में परिवर्तित करता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका द्रव में या फिर हरित लवक में या फिर कोशिका झिल्ली में, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन क्या होती है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। तो यहाँ पे कोशिका के किस भाग में होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो होते हैं ना संपन्न कोशिका द्रव में होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एंजाइम या फिर रसायन या फिर प्लाज्मा या फिर रसायन अनुवर्तन, ठीक है। तो फ्रेंड पराग नलिका बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है, तो रसायन अनुवर्तन है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुरित हुए बीजों को वृद्धि के अग्र भाग पर उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड अंकुरित हुए बीजों की मतलब बीजों की वृद्धि के अग्र भाग यानी कि ऊपर वाला भाग पर क्या उत्पन्न होता है, कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड इसमें जो है ना ऑक्जिन्स उत्पन्न होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये ऑक्जिन्स जो है ना एक तरह का पादप हार्मोन है। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें से ऑक्जिन जो है ना ये अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के जो आगे वाला भाग होता है ना उसमें ये उत्पन्न होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 31वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहा है कि फूलों में पौधे के नर भाग का क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अग्र भाग या फिर अंडाशय या फिर पुंकेसर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड फूलों में पौधे का नर भाग का नाम क्या होता है वही आपको बता देना है। तो फ्रेंड इसका जो नर भाग का जो नाम होता है ना क्या होता है, पुंकेसर होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों फूलों में पौधे के मादा भाग का नाम क्या होता है, स्त्री केसर होता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों, स्त्री केसर, ठीक है। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 32वां प्रश्न क्या कराए कि
विकासशील दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको चीन के विद्यार्थियों से, या फिर चिंपैंजी से, या फिर मकड़ी से, या फिर जीवाणुओं से। तो फ्रेंड विकासशील दृष्टि से हमारी समानता जो ना किससे अधिक है, तो चीनी मतलब चीन के विद्यार्थियों से है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए में आपको केचुआ, या फिर कृमि, या फिर हाइड्रा, या फिर मछली। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उभयलिंगी जंतु है ना कौन नहीं है, मछली नहीं है, इनके अलावा आपका जो केचुआ हो गया, कृमि हो गया और हाइड्रा, ये तीनों जो है ना उभयलिंगी जंतु है, लेकिन ये मछली जो है ना उभयलिंगी जंतु नहीं है। और दोस्तों ये मछली का श्वसन अंग क्या है, तो फ्रेंड ये जो मछली सांस लेता है ना गलफड़ा यानी कि गिल्स के द्वारा ये श्वसन की क्रिया करता है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड उससे पहले आप अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसको प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। यहाँ पे बिहार बोर्ड का जितने भी ऑफिशियल मॉडल सेट हम यहाँ पे कराएंगे ना, तो आप लोग को फ्री में वेबसाइट में अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग वेबसाइट से जो ना इजीली सभी क्वेश्चंस को डाउनलोड करके आप PDF फॉर्मेट में अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और उससे रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए ताकि आपको जो है रिवीजन करने में काफ़ी सरल होगा। और दोस्तों यहाँ पे सारा क्वेश्चंस क्लास में याद होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है ना दोस्तों क्लास में सारा क्वेश्चंस को याद कर लीजिए इजीली। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 34वां प्रश्न क्या कराए कि पुण्य के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको स्त्री केसर, या फिर पुंकेसर, या फिर परागकण, और ऑप्शन डी है परागकोश। तो फ्रेंड पुण्य के केंद्र में जो अवस्थित मादा जनन अंग है ना स्त्री केसर है, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना क्या होगा, स्त्री केसर होगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला का मतलब आहार श्रृंखला बनाते हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों, आहार श्रृंखला कौन बनाता है ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे ऑप्शन सी में देखा जाए तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा कि आहार श्रृंखला क्या होता है। यहाँ पे घास जो है ना घास के कौन खाता है, बकरी खाता है, ठीक है। घास कौन खाता है, बकरी खाता है। और दोस्तों बकरी को कौन खाते हैं, मनुष्य खाता है, यानी कि ये जो है ना आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इसी तरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको ओजोन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल ये जो ना किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि ये कीर्त से निम्न में कौन सा रस निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लाल रस, या फिर जठर रस, या फिर पीत रस, और ऑप्शन डी में आपको दिया आंत रस। तो फ्रेंड ये कीर्त से जो ना कौन सा रस निकलता है, तो वही आपको बताना है। तो पीत रस निकलता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका, बायोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न क्या कराए कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या बनाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको संश्लेषण, या फिर दहन, या फिर विघटन, और ऑप्शन डी है परिवर्तन, ठीक है। तो फ्रेंड श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या बनाता है, विघटन बनाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो फ्रेंड ये अनुमस्तिष्क जो उत्तरदायी होते हैं ना संतुलन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को बता रहे हैं, इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे समजात अंगों के उदाहरण है। तो फ्रेंड समजात अंग क्या होते हैं, जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, या फिर हमारे दांत तथा हाथी के दांत, और ऑप्शन सी ऑप्शन डी को देख लेते हैं
आलू एवं घास के भूस्ताड़ी या फिर उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी, हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, और इनके साथ साथ यहाँ पे आलू तथा घास के भूस्ताड़ी, ये तीनों जो होते हैं ना समजात अंग के उदाहरण होते हैं, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या कराए कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होती हुई आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती प्रकाश किरणें जो होती है ना फोकस पर क्या होती है, अभिसारित होती है या फिर अपसारित होती है या फिर समांतर हो जाती है या फिर अपसारित होने लगती है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो होगा ना क्या होगा, समांतर हो जाती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 42वां प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण में या फिर अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में या फिर समतल तथा उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब जो है ना कौन सा मिरर में बनेगा वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो समतल दर्पण है ना, इसमें क्या बनते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न क्या कराया कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड ये जो समतल दर्पण होते हैं इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा जो अवतल दर्पण होते हैं और यहाँ पे जो अवतल दर्पण होते हैं इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, और बनता ही है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो वोल्ट मीटर होते हैं इसमें जितने भी सर्किट होते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होगा ना क्या होगा वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्या, लगभग शून्य हो जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन सा ज़्यादा प्रकाश देगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। जब आप लोग क्या कीजिएगा कि 100 वाट और 40 वाट के बल्ब को क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो है ना घर में यहाँ पे लगाइएगा और दोनों में कंपेयर कीजिएगा तो कौन जो है ना ज़्यादा रोशनी देगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया 100 वाट वाला या फिर 40 वाट वाला, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है दोनों लगभग बराबर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे रोशनी कौन ज़्यादा देगा, 100 वाट वाला देगा, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 40वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी उपकरण का वोल्टेज क्या होता है। तो किसी भी उपकार का जो वोल्टेज होता है ना क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। किसी भी उपकरण यानी कि जो डिवाइस होते हैं उसका जो वोल्टेज होता है ना क्या होते हैं कि उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया उष्मा ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा या फिर तीनों ऊर्जाओं को। तो फ्रेंड जो जल विद्युत संयंत्र होते हैं ना उसमें पानी के जो ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यहाँ पे देख गतिज ऊर्जा बदलता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है ना ऑप्शन सी में आपका दिया स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ये प्रश्न आपको बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न जो कि ये भी प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। जो एसी करंट होते हैं अल्टरनेटिव करंट, इसमें जो जनरेटर होते हैं ना इसमें कैसा करंट मिलता है। तो फ्रेंड इसमें जो ना सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती करंट ही मिलता है, यानी कि एसी करंट मिलता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को सोल्व कर चुके हैं। जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल से बहुत सारे प्रश्न जो है ना 100% लड़ता ही लड़ता है। ठीक है, और दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं ना तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारी वेबसाइट पे टेस्ट वगैरह नहीं देते, यानी कि जो नए विद्यार्थी है ना, तो आप लोग को बता देते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट
टेस्ट कैसे दे सकते हैं और आप लोग फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनके साथ साथ सबसे पहले आप लोग ये कमेंट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर क्या लगता है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना जल्दी से आप जाइए फटाफट से कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड जब तक कमेंट कीजिए उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा इसको प्रेस करके जो ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आप लोग को लेके चलते हैं कि इसका PDF आप लोग फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट डेली कैसे दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारा स्टूडेंट का जो ना जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसका रिजल्ट जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में पब्लिश कर दिया जाता है, इसीलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड इस नंबर को सेव कीजिए, आप सिंपली हाई कीजिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है तो चलिए आप लोग को लेके चलते अपने वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है ये बताने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको सिंपली जो ना आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे चले आना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे गूगल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है measuretargets.com, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप जैसे measuretargets.com सर्च करते हैं ना तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से लिखना है ताकि यहाँ पे आपका मिस्टेक ना हो पाए। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं measuretargets.com लिखे, ठीक है। तो यही आपको सिंपली लिखना है। तो फटाफट से आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों measuretargets.com। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि ये वाले लिंक पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम ये वाला लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो आप यहाँ पे जो है ना हमारे वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे चैप्टर वाइज किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहते हो, स्टूडेंट टाइप पर्सन है तो इसको आप लोग बेझिझक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे कैसे पढ़ सकते हैं आप लोग बताते हैं। तो यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आपको सिंपली जो है ना उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको सोशल साइंस पढ़ना है तो आपको जो है ना इसमें क्लिक कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें आप क्लिक करते हैं ना तो आप जो है सोशल साइंस का जितने भी चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। सॉरी यहाँ पे सोशल साइंस में जितने भी चैप्टर है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, यहाँ पे सारा कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। मान लिया यहाँ पे हिस्ट्री का पढ़ना है, ठीक है, किसी भी चैप्टर का पढ़ना है। यहाँ पे अगर मान लिया कि प्रेस एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या फिर इसमें आपको किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसमें हम क्लिक कर दिए। तो इसमें क्लिक करने के जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे व्यू आंसर पे क्लिक करके इसका आंसर आप लोग ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक और बात की ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे सिंपली आपको ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर चुके हैं, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और दोस्तों यहाँ पे मैथ्स का जो है ना धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, जो दोपहर में क्लास हुआ था ना तो उसका टेस्ट को आप लोग जरूर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग देखने पा रहे क्लास 10 मैथ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो टेस्ट देने के लिए आपको जो है सिंपली इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जैसे आइएगा ना तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछेगा, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा और आप जो है ना इजीली ऑनलाइन टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जाइए वेबसाइट पे, पहले आप लोग जो है ना टेस्ट दे दीजिए। थैंक यू।